नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरह से मोहब्बत आप दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, हमारे वीडियोज़ को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। इसी से हमारा हौसला बढ़ता जा रहा है। आज से हम एक नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए है जिनकी ज़िंदगी का नाम ही हौसला है, जो लड़ते हैं, जीतते हैं, हारते हैं, लेकिन रुकते नहीं हैं। उनका हौसला ऐसा है जो दूसरे लोगों के लिए इंस्पिरेशन होता है, मौका देता है आगे बढ़ने का, सोचने का, समझने का। उनकी ज़िंदगी ऐसी है कि आप भी सीखें, हम भी सीखें। न उसमें डर है, न मशक्क़त है, न इफ़ है, न बट्स है। एक बिना लाग लपेट की ज़िंदगी को अपने फ़्लो के साथ जीना और अपने स्टैंडर्ड्स के साथ, अपनी सोच समझ के साथ जीना, ऐसे लोगों के लिए ये प्रोग्राम है। और इसीलिए इस प्रोग्राम का नाम है जीना इसी का नाम है। इस प्रोग्राम के पहले एपिसोड में, पहला प्रोग्राम हम आज कर रहे हैं, एक ऐसे खास पर्सनैलिटी के साथ कर रहे हैं जिनके साथ मेरी बहुत मोहब्बत है, मेरे मित्र हैं, छोटे भाई हैं, और उन्होंने ज़िंदगी में मतलब फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर भी हैं और ऐसे फील्ड में काम किया जो हिंदुस्तान के लिए नया था, सेफोलॉजी का, जर्नलिज्म में वो लगातार बहुत अच्छा काम करते रहे। सेफोलॉजी में जो बहुत ही कहना चाहिए कि नो थैंक्स जॉब है। अच्छा करेंगे तो कोई कुछ कहेगा नहीं, ना गलत थोड़ा सा भी हो गया, गड़बड़ भी हो गया तो लोग गालियाँ देने के लिए तैयार है। लेकिन वो काम ऐसे ही शुरू नहीं होगा। कोई ऐसा शख्स होता है जिसको बचपन में कोई फ़ोटो स्टेट कहे, कोई योगी कहे, 5वीं क्लास में कोई बंदा विवेकानंद पर क्लास में भाषण दे दे और अयोध्या पर थीसिस लिखे, संघ के साथ काम करे, दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट में समझ रहा हो, बढ़ रहा हो, ग्रो कर रहा हो और अकेले इस लड़ाई को जीतता चला जाए। ऐसे हैं यशवंत देशमुख। यशवंत, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ख़ास तौर से कि इस प्रोग्राम का जो कॉन्सेप्ट मुझे लगा, तो उसमें मुझे लगा यशवंत से बेहतर नहीं हो सकता जिसके साथ इसे शुरू किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद विजय भैया, क्योंकि आपने जब बोला कि पॉडकास्ट करना है तो पहले तो मुझे लगा ही नहीं कि ये अलग है। मुझे लगा कि ठीक है, अभी MOTN आया है, बिहार के चुनाव में कुछ करना होगा। फिर आपका जब मैसेज आया नहीं तुम्हारे ऊपर करना है, तो मैं थोड़ा सहम गया कि मेरे ऊपर करना है, ये तो कुछ मामला अलग है। सामान्य तौर पर व्यक्तिगत रूप से आप जानते हैं कि टीवी पे कितने भी हम शेर बन जाएं, सब बन जाएं, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में थोड़ा सा रिजर्व किस्म का ही रहने की आदत रही है मेरी। लेकिन अब चूँकि आप हैं इसलिए मुझे कोई डर भी नहीं है और किसी भी तरीके की झिझक भी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे मुझे जो बोलना है मैं दिल से अपने मन की बात रखूँगा। बस मन की बात रखने के लिए। और डर तो आपकी ज़िंदगी में है ही नहीं। ये मैं जानता हूँ कि जिस तरह से लड़ाई आप लड़ते रहे हैं, अकेले फाइट करते रहे हैं, वो सब बात है। बचपन से अगर शुरू करूँ तो मुझे याद आती है ये बात। मुझे पता है कि भाई 5वीं क्लास में कोई बच्चा विवेकानंद पर भाषण दे, ये अपने आप में अनोखी बात है। विवेकानंद तो 50 साल की उम्र तक समझ नहीं आता है। और परिवार में लोग कहते हैं कि भाई फ़ोटो स्टेट है यशवंत, तो जो पढ़ लिया वो छप गया दिमाग में। फ़ोटो स्टेट का मतलब कॉपी नहीं है, वो छप गया दिमाग में। वो शायद घर में पढ़ने की परंपरा थोड़ी सी मिल जाती है। बनारस में भी उस तरीके का रहा। और चर्चा दरअसल में मेरे जो बनारस में ताऊ जी थे, माधवराव जी, वो बड़े मतलब प्रकांड पंडित वैसे तो थे ही, लेकिन वो हंसी मजाक में मुझसे अक्सर तमाम विषय बहुत छोटे से बोलते रहते थे। उनके बगल में सुनता भी रहता था मैं। उनकी पत्नी को मैं आई कहता था, मराठी में आई का मतलब माँ होता। मुझे पाला ही उन्होंने, एक तरह से कह सकता हूँ। तो उनके पास में ही पूरे समय मैं इमरजेंसी तक मैं पला बढ़ा। और विषय तो खैर विवेकानंद जी और बाकी सुनने में आ जाते हैं, पढ़ने से ज़्यादा उनके साथ में सुनने में आए। लेकिन माधव काका के साथ में मज़ेदार बात ज़्यादा ये थी कि वो संस्कृत निष्ठ शब्द वो बहुत ज़्यादा मुझे सिखाते रहते थे और वो मजाक में ही सिखाते थे। मजाक का अर्थ ये है कि ऐसी चीज़ें जो सामान्य तरह लोग अपने अंग्रेज़ी के भी शब्द लगा करके बता देते हैं, वो उसका मुझे ज़बरदस्ती सिखाते थे मजाक में, ताकि मैं इधर उधर छिड़कता रहूं
यानी कोई भोजन करने आया तो मान्यवर हस्त प्रक्षालन कर लीजिए। ये वो 3 साल के बच्चे के मुंह से ये सब शरारत करवाते थे वो असल में। तो वो शरारत करते करते वो कब चीज़ें अंदर अंतर्निहित हो गई हैं मैं भी नहीं जानता हूँ। और शायद वो इसलिए वो उस इनिशियल ट्रेनिंग सुनने का वो सारा जो था मेरे ख्याल से वो उनके कारण, उनकी कृपा से आया। और मंच पे वो बहुत अच्छा बोलते थे, और चूंकि उनकी उंगली पकड़े पकड़े मैंने घूमा उनके साथ में, तो मंच का डर नहीं रहा। शायद ये कारण हो सकता है, क्योंकि बड़ा एक मंच का डर बड़ी विचित्र चीज़ होती है। मंच का नहीं डर रहा, लेकिन पहली बार जब मुझे डर लगा वो कैमरे के सामने जाकर लगा। और वो भी मुझे याद है विनोद दुआ जी के साथ में जी न्यूज़ का पहला इलेक्शन शो था, जी न्यूज़ लॉन्च हुआ था। और वहाँ पर क्योंकि आप थे, कैमरा था, पहली बार मुझे लगा कि ये अलग है, क्योंकि सामने लोग बैठे हों, आप बोल दो तो कभी कभी एकदम होता है यहाँ तो कोई सामने है ही नहीं। और विनोद दुआ जैसा फ्रेंडली, कैमरा फ्रेंडली आदमी, कोई आदमी नहीं। उन्होंने 1 सेकंड में टाल लिया कि ये मामला गड़बड़ है। अच्छा, चूंकि उसके पहले उन्होंने फर्राटे से मुझे बोलते हुए देखा था सारी चीज़ें, तो उन्होंने कहा कि ये कुछ नर्वस हो रहा है। तो ऐसे देखा, क्या हुआ? तो देखिए, नर्वस हो? मैंने कहा हाँ। बोले ऐसा है तो मुझे देख के बात करोगे, कैमरा भूल जाओ। और तब तक वो कैमरामैन, आप जानते हैं जो 4 3 2 1 वाला जो होता है वो शुरू हो चुका था। हमने कहा ओके। तो मैं, अगर आप वो जी न्यूज़ के पहले दिन फर्स्ट डे फर्स्ट शो की रिकॉर्डिंग देखेंगे तो उसके पहले वाले हिस्से में विनोद जी सीधे बैठे, मैं यूँ बैठा हूँ। तो इतनी विचित्र सी स्थिति लग रही थी। और मैंने पहली बार में उनकी ओर ही देख के बात की। फिर पहला जब ब्रेक हुआ तो पहले ही ब्रेक के बाद में बोला कि बस, और प्यार से पप्पू कहते थे, पप्पू अब उसकी ओर देखो और समझो कि मेरा थोबड़ा वहाँ लगा हुआ है। तो बस यूं उन्होंने जो मुझे ट्रिक सिखाई, उसके बाद में जी विनोद जी आपका ये कहना बिल्कुल सही है करके वो वही है विनोद जी, शुरू हो गया। लेकिन इतनी क्लासिकल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो एकदम से आई। विनोद जी को आपने याद कर लिया, तो विनोद जी के साथ मैंने पहला टेलीविज़न का जो इलेक्शंस लाइव था 1989 में डॉक्टर रॉय और विनोद दुआ के साथ किया था। तो मैं समझता हूँ कि वो दोनों लोग तो ऐसे बेहतरीन लोग हैं जिनको समझना। मेरे ख्याल से उन दोनों को मैं 84 वाला जो चुनाव था, उस चुनाव के लाइव टेलीकास्ट के कारण ही मुझे लगता है कि जो मैं आज बनने का सपना देखा वो छोटा सा था मैं। और उस ज़माने में, अब तो खैर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के कारण सवेरे 8 बजे शुरू होता है और 12 बजे तक खत्म हो जाता है, झाड़ पहुँच के ख़त्म हो जाता है। उस समय तो 3 दिन तक चलता था वोटों की गिनती का कार्यक्रम, और दूरदर्शन पे पिक्चर आती थी और बीच में ट्रेंड आते थे। तो मुझे याद है कि हम बम्बई गए थे उस छुट्टी में, और जिस दिन काउंटिंग चल रही थी तो अपने कजिन्स के साथ में, बाकी हम उनका मुख्य इंटरेस्ट जो था वो दूरदर्शन में जो पिक्चर आती थी वो देखना था। मेरा इंटरेस्ट उल्टा था। तो ये कवायद थी कि वो जैसे ही डॉक्टर रॉय और विनोद दुआ आएंगे वो मुझे उठा देंगे और मैं बैठ जाऊंगा देखने, और फिर जैसे ही वो खत्म होगा पिक्चर आएगी तो मैं उनको उठा दूंगा, पिक्चर देखो आ गई है। तो ये 3 दिन तक चला था कार्यक्रम। कभी भी सपने में ये नहीं सोचा था कि एक दिन उनके साथ में बैठ के कभी सौभाग्य ऐसा हो जाएगा कि उनके साथ बैठकर करने को मिलेगा। लेकिन अब तो उससे बहुत आगे निकल गए आप। अरे नहीं, उन लोगों की वो मेरे लिए गुरु, वो तो गुरु है ही, लेकिन है। उस फील्ड में आपने बहुत बड़ा काम किया है। विनोद जी तो खैर मैं इसलिए मेरे भी गुरु रहे, और डॉक्टर रॉय भी, एक तरह से दोनों लोगों ने जिस तरह का, और वैसी पर्सनैलिटीज तो मुझे नहीं लगता कि टेलीविज़न पर भी उस तरह से आती हो। आई थिंक वो पहली पीढ़ी के जेन्युइन दोनों पत्रकार थे, इंस्टीट्यूशंस थे, इंस्टीट्यूशन के तौर पर। मैं अब राजनीतिक विवाद और लोगों के वो एक अलग विषय है, वो अपनी जगह पे है, और ऐसा कतई ज़रूरी नहीं है कि हर एक बात पे हर कोई एक दूसरे से सहमत भी हो। कतई यही लोकतंत्र की परिभाषा है। विनोद जी ने उस बात की मुझे पूरी विनोद जी बहुत डेमोक्रेटिक थे, हर तरीके से सारी बात सुनते थे। मैं पूरा उनके तरफ। इंसिडेंटली आईएमसी के बाद में मैंने जो 2-3 इंटरव्यू दिए थे उसमें परख का भी था, और कैंपस इंटरव्यू जब 93-94 वाले में उन्होंने इंटरव्यू लिया, सब कुछ लिया, और मुझे ऑफ़र लेटर दिया, आ गया बाद में सब कुछ हो करके।
और उन्होंने इंटरव्यू नहीं लिया था, वो उनके एक और सहयोगी थे, उन्होंने इंटरव्यू लिया था। और ये था कि ऑफर लेने पर अब आप फाइनल विनोद जी के साथ में बैठेंगे। तो मैं गया, मेरी उनसे कभी भेंट नहीं हुई थी, मैं उनसे मिलना चाहता था। तो कब से ज्वाइन करेंगे? कि जी मैं ज्वाइन नहीं करूँगा। तो ज्वाइन नहीं करेंगे तो ये कवायद क्यों की आए क्यों? कि वो आपको मिलना था, आपको देखना था, इसके बगैर कोई उपाय नहीं था कि मैं करता। तो बड़ी जोर से हंसे कि केवल इसलिए। हमने कहा जी केवल इसलिए, तो क्या कहीं और नौकरी करने जा रहे हैं? हमने कहा नहीं नहीं, नौकरी नहीं करने जा रहे हैं, दरअसल मेरा सिफोलॉजी में इंटरेस्ट था, तो उसी में कुछ करने का मन है, लेकिन आपके दर्शन करने थे। मैंने तो पैर छुए, तो पैर नहीं छूना, तो उनको बड़ी उससे वो थी। तो कहने लगे कि देखो मेरे बारे में जो भी मन में ख्याल हो महापुरुष के और इसके, सब निकाल देना। आई लव माई फ्रेंड्स, आई लव माई विस्की, आई लव माई म्यूज़िक। मैं जिंदगी मतलब इतना खुला आदमी तो कोई दूसरा हो नहीं सकता। ज़बरदस्त, मेरा तो परख के साथ परख में जी परख के आपने तो परख के साथ में काम किया है। विनोद जी के साथ तो मतलब आपका 89 का और 91 का दोनों इलेक्शन वाला मुझे याद है, बल्कि 91 के इलेक्शन के समय में छुट्टी में मैं जयपुर में था इसलिए मुझे और भी अच्छे से याद है। वो जब परख शुरू हुआ तो उन्होंने जयपुर से मुझे दिल्ली बुला लिया कि फिर वो काम किया। तो वो खैर वो तो दोनों ही लोग, प्रणय रॉय और डॉक्टर मतलब मतलब उन लोगों को देख के राधिका को भी मैं याद करता हूँ कि राधिका रॉय भी जो उस तरह के लोग होते हैं। बचपन की बात करें, वैसे इमरजेंसी को मेरे ख्याल से इतने जल्दी किसी ने, कम ही लोगों ने देखा होगा जितना यशवंत ने देखा है। इतना बचपन में, मतलब जब समझा भी नहीं उससे पहले इमरजेंसी की गोद में, पहले ही शायद इमरजेंसी की गोद में हो एक तरह से। मैं इमरजेंसी की गोद में ही बड़ा शायद ये कहना उचित होगा। लेकिन उसका असर, उसका इम्पैक्ट तो रहा ना। इम्पैक्ट रहा। और मैं समझता हूँ जब ये कि मैंने जब 40 साल हुए थे इमरजेंसी पे, उस समय हफिंगटन पोस्ट के लिए मैंने एक पीस लिखा कि एक छोटे बच्चे की निगाह से इमरजेंसी के ऊपर। तो कई लोगों ने बोला कि इतनी सारी चीज़ें कैसे इतनी क्लियरली तुमको याद कैसे हैं? तो मैंने कहा कि ट्रॉमा याद रहता है। वही मैं इसलिए मैंने बोला कि ट्रॉमा जो है वो कितने भी आप छोटे हों वो आपको याद रहता है। और वो हिस्सा ज़िंदगी का ऐसा है जो, उसके भी बहुत सारे अभी भी ऐसे पहलू हैं जो हिस्से हैं नितांत पारिवारिक, और वो अभी भी हम नहीं बोल पाते हैं उसको उस तरह से, बोलना चाहते भी नहीं हैं, क्योंकि एक बार जब उससे निकलने के बाद में समहाउ मैंने ये देखा कि घर के बड़ों ने कभी भी मन में विषाक्तता रखने का संस्कार नहीं दिया। इसलिए भी मुझे उस चीज़ से शायद, अगर आज की तारीख में काउंसलिंग या साइकोथेरेपी बोलें, तो मुझे उससे बाहर आने में मदद मिल गई। क्योंकि जो लोग जेल रह के आए थे वो लोग सहज रूप से रहने लगे हैं, वो लोग सहज रूप से कहें कि नहीं ठीक है चलो आगे बढ़ो, अब आगे बढ़िए। तो आप उस चीज़ की मन में गांठ लेके नहीं बैठ सकते हैं। तो इसलिए वो जो पूरा पीरियड था, मैं बनारस में था उस समय जब हुआ। और जैसे शुरुआत में मैंने बोला, माधव काका उनकी पत्नी सरोजिनी देशमुख जी, मतलब जो उनको मैं आई कहता था, मेरी आई जो थी वो BHU में सरसुंदरलाल हॉस्पिटल की मैट्रन थी। माँ बहुत बीमार, जो मेरी अपनी माँ थी वो बहुत बीमार थी, हॉस्पिटलाइज थी मेरे ख्याल से, इसीलिए वो वहीं गई बनारस ही, मैट्रन भी थी। जी एग्जैक्टली। तो बनारस में ही चूँकि पैदाइश मेरी, मैं पैदा वहीं हुआ BHU के में कैंपस में ही, और इमरजेंसी लगी तो घर में भी कोई नहीं थे वैसे देखने वाले, तो अक्सर ही आई के साथ में मैं हॉस्पिटल ही चला जाता था। उस चक्कर में स्कूल भी जल्दी भेज दिया गया कि भाई कोई घर में कोई देखेगा तो कम से कम 4-5 घंटे मालवीय शिशु विहार। तो मैं अभी भी मजाक में उस दिन हेमंत जी से मजाक में कह रहा था कि आप PhD भले ही किए हों BHU से, लेकिन शिक्षारंभ मेरा हुआ है असली वाला, कैंपस में पैदा होकर के मालवीय शिशु विहार में शिक्षारंभ मेरा हुआ है। तो उस समय वो उनकी उंगली पकड़े पकड़े हॉस्पिटल भी जाता था, और जेल यात्राएं उनके साथ में बहुत की मैंने, क्योंकि सारे ताऊ जी, पिताजी सब ये, और बड़े विपक्ष के नेता अलग अलग जेलों में जो बंद थे, उनको दवाइयाँ या उनकी हालचाल जो स्वास्थ्य रिलेटेड जितनी थी वो सब पूरी तरह से आई के ऊपर ही वो डिपेंडेंट थे। एक उसका कारण ये भी था कि तत्कालीन सत्ता के ऊपर अविश्वास का भाव, ऐसा नहीं कि
डॉक्टर की सुविधा नहीं थी या हाँ, वैसा नहीं थी। अविश्वास की भी क्या अविश्वास होगा, भी क्या पता नहीं क्या दवाई दे दी इलाज जाएगी क्या या क्या होगा, खिला दिया जाएगा। तो इसलिए ऑलमोस्ट हर तीसरे चौथे दिन वो किसी न किसी एक जगह की जेल यात्रा पे वो जाती थी मिलने के लिए। तो मैं भी साथ में लटक लिया करता था पीछे पीछे। और ये तो लोगों को समझना चाहिए कि बचपन में जो जेल यात्रा का एक नया अनुभव है, और इसलिए मैं कई बार लोगों को कहता हूँ कि इमरजेंसी को केवल ये कहना कि नहीं वहाँ पर लाखों लोगों को जेल भेज दिया गया था, वो ऐसे समझ नहीं आता। जिन लोगों ने, नहीं। परिवारों ने उस सबको झेला है, उस तकलीफ को ये भाषण में नहीं समझ में आ सकता कि 1 लाख लोग जेल में रहे थे जी। और शुरुआत में तो जेल का अर्थ भी नहीं पता, अर्थ मैं भी तो नहीं इतना पता था। छोटा था। और आपके लिए तो ये दोनों एक्सपीरियंस है, दोनों एक तो था। बीएचयू में पैदा होना और इमरजेंसी में जेल यात्रा ही करना। अब यदि कहीं जेल देखते हैं कि यात्रा। बचपन में मैंने जेल यात्राएं की तो लोग समझ नहीं पाएंगे। तमाम जेल यात्राएं की। कभी कभी किसी वीजा के फॉर्म पे अगर ये भरने को आता है क्या कभी मुश्किल जेल हो गए जाता थे, है। हाँ, तो मैं भी सिर्फ जाता हूँ इसमें लिखना क्या है मुझे। और किसी दिन इलेक्शन लड़ लिया तो फिर इतनी सारी जेल यात्राएं लिखेंगे, और फिर कहीं कहीं पर होगा कि भाई ये तो बड़े अपराधी रहे, बड़े अपराधी बचपन से रहे। जेल में गए हैं। हाँ, इनकी 20 जेल यात्राएं 20 रही हैं। इतना सा तो हाथ था, उसमें वो जेल जाते समय वो मुहर स्टैंप लगाते थे, तो बड़े उससे मेरे पूरा कलाई के इधर से उधर तक वो स्टैंप लगता था। जाते थे, लेकिन उस समय मुख्य आकर्षण तो ये होता था कि ताऊ जी से मिलना है, पिताजी से मिलना है, चाचा जी से मिलना है, मतलब दैट वाज द मेन थिंग। उसके कारण जाते थे। लेकिन कई उस समय के जेल के अंदर के भी जो सीन जो एकदम याद रह जाते हैं, जैसे मुझे नाम नहीं स्मरण है, लेकिन एक उत्तराखंड के कार्यकर्ता थे विद्यार्थी परिषद के, मोस्ट प्रोबेबली उनकी आई ने ड्रेसिंग की थी हाथ तो हाँ, और विजय भैया तो वो आज भी याद करके देखिए, मुझे चेहरे से दिमाग पर क्योंकि उतर उसमें गया, समझ आंखों में से नहीं दिमाग में उतर गया कि ये क्या हुआ। तो वो मुझे तुरंत घुमा करके कि नहीं कोई और संभाल के ले जाए, कि नहीं इसको नहीं देखना है। ये तमाम उसमें समझ में आता था। लोग फूट फूट के रोने लगते थे, क्योंकि सारे बुजुर्ग नहीं थे जेल के अंदर, मतलब ऐसे भी लोग थे जो युवा कार्यकर्ता थे, और सबके अंदर वो लड़ने का जज्बा या मादा वो भी नहीं था। वो सब में होता भी नहीं है उस तरह से। और अनुभवहीनता थी, डरते थे कि कब जेल के बाहर जा पाएंगे, निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, कभी इमरजेंसी समाप्त होगी कि नहीं होगी। तमाम ये तो लगता ही नहीं था कि इमरजेंसी कभी खत्म भी होने वाली होगी। तो उनके भी घर वाले आते थे, उनके घर वाले बहुत रोते थे, माताएं वो आती थी। तो वो चूंकि वो हुजूम अंदर जाता था ना मिलने के समय में, तो वो जो रोना धोना होता था वो अभी तक अंदर से अभी भी कि क्यों रो रहे हैं ये लोग, मतलब हमको उस तरह से नहीं क्लिक करता था। फिर उतनी देर के लिए पिताजी मिल गए, ताऊ जी मिल गए अलग अलग जगह पे, तो उनके साथ में अच्छा वहाँ पे बाकी अपोजिशन लीडर्स वो सब चूंकि एक साथ ही एक उसमें रखे जाते थे, राजनीतिक कैदी जितने होते थे, और मेरा जाना उन लोगों के लिए स्ट्रेस बस्टर की तरह शायद होता था, बच्चे के साथ के लिए। हाँ, तो तमाम तरीके की बातें, किस्से, कहानी, इतने लोगों ने इतनी चीज़ें मुझे सिखाई, हंसते थे, और ये खिलाओ, इसको वो बना के खिलाओ। इन लोगों का तो जेल के अंदर के तो संस्मरण ही बड़े अजीब अजीब थे ना। राजनीतिक कैदियों को 3 सहायक मिलते थे। अच्छा, तो 20 लोग अगर हैं तो उनके साथ में 60 सहायक हो गए। सहायक किस लिए? एक साफ सफाई उसके लिए, एक भोजन के लिए, एक कपड़े और इसको धोने के लिए। अच्छा, ये जो संघ के जितने खासतौर पे लोग थे, ये तो अपना ही बर्तन धोते थे, अपना ही पकाते थे, तो इन लोग ने पहले मना कर दिया। और वो जो सहायक होते थे वो जेल के ही कैदी होते थे, बाकी कैदी होते थे। तो मना कर दिया तो वो लोग रोने लगे, वो पैर पकड़ लिए कि नहीं साहब रख लीजिए। रख इस लीजिए क्योंकि बाकी कैदियों से एक तो वो अलग हो जाएंगे, और आराम और इनके भोजन कम से कम जो बनाएंगे तो अच्छा खाने को मिल जाएगा, मतलब कि अपने हाथ का मिल जाएगा। तो ये 20 लोग और वो 60 लोग तो उनको मजबूरी में रखते थे कि चलो ये दुखी ना हो, इनको खाने को मिल जाए। लेकिन संगी तो संगी है, वो खाली नहीं बैठ सकते, मतलब ये मूलतः इन लोगों के अंदर का वो स्वभाव ऐसा नहीं। तो जेल के अंदर कुछ नहीं, वो पड़ी हुई है ज़मीन ऊसर, चलो इसको ही खुदाई करो,
इसको ठीक करो, इसमें ये उगाओ, कुछ ना वो कुछ करते उगाओ, रहे। कुछ ना कुछ करते रहे। अच्छा उग गया, अब उग गया तो करो क्या? उसको अचार डालो। तो पिताजी ने तो जेल में अचार बहुत, पिताजी को जेल अचार का बहुत शौक था, तो जेल में अचार बहुत, तो अलग अलग जगहों पे वो फैलता गया। अब जहाँ जाएं तो 2-4 अचार के वो छोटे, ये लेके जाओ इस बार ये बनाए, एक वो लेके जाओ ये बनाया है। तो बड़े खट्टे मीठे दुखद हर तरीके के अनुभव थे। मैं जाता था तो शायद उन लोगों को एक अलग तरीके की एक रिलैक्स भी, और जैसे एक जीजी विशा बढ़ती थी, या जो भी देखें थोड़ा वो क्या नया सीखा स्कूल में, तो कविता पोएट्री भी सुनाओ, ये सुनाओ वो सुनाओ, और पहाड़े भी। अब तमाम चीज़ें जो हैं वो उसी तरीके से सिखाई गई। पहाड़े तो भोजपुरी में भी सिखाए गए, और जो लोग जहाँ थे उन लोगों ने जो सिखाया दुना 30 तियाँ 45 चौके 60 पूरा 75 छक्का 90 सती पिछौते 28 20 9 35 15। अब वो कविता की तरह से, भले ही मुझे उस समय अक्षर ज्ञान न हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो सिखाना था हर कोई अपने अपने हिसाब से कुछ न कुछ सिखाता रहता था। और उस ये थी हमारी इस हफ्ते की जेल यात्रा। करके हम घूम फिर के वापस BHU कैंपस पहुंच जाया करते थे। अच्छा था, लेकिन उसके शायद मुझे इमरजेंसी का ट्रॉमा इमरजेंसी के समाप्त होने के बाद ज़्यादा हुआ। और वो रियलाइजेशन ये हुआ कि लखनऊ में जैसे जो घर था, जब माँ मुझे ले कर के, क्या था, पिताजी शुरू में अंडरग्राउंड थे जब तक पकड़े नहीं गए थे, तो पुलिस इस मौके पे रहती थी कि उनकी कमज़ोर नस बच्चा पकड़ में आ जाए, बीबी पकड़ में आ जाए, ताकि वो अपने को सरेंडर करें, आत्मसमर्पण करें। तो उस चक्कर में माँ हमको लेकर के भागती थी इधर उधर। तो घर छूट गया था, लखनऊ वाला जो घर था, सान्याल रोड वाला, और उसके पास में एक सरस्वती संतोषी माँ का मंदिर था गणेशगंज की तरफ। वहाँ पे अक्सर ढेरी पे लेकर के वो बैठती थी। उसके जो पुजारी थे वो बड़े भले थे, मतलब वो गुड़ चना और जो भी संतोषी माता जी के यहाँ पे गुड़ चना है तो गुड़ चना वो ला करके देते थे। इसलिए उसका मुझे अभी भी बहुत शौक़ है। मुझे छोटा था तो मुझे भूख भी होती थी, झूठ नहीं बोलूँगा, नहीं भूख भी होती थी, खाता भी था। वहीं पर मंदिर में अक्सर ही भीड़ होती थी, तो वो समझ जाते थे, तो वो कहते थे, तो एक कोने में माँ हमारी लेके बैठ जाती थी। और फिर मोहल्ले का कोई आदमी आकर के धीमे से बताता था कि पुलिस चली गई है वापस, तो फिर धीमे धीमे करके वापस आइए तो कोई और खोल देगा, अंदर फिर बैठ जाइए। तो यही मैं कह रहा हूँ कि ये इमरजेंसी, इसको नहीं समझ सकते ना लोग जो इमरजेंसी पर भाषण देते हैं। वो मतलब मैं सॉरी टू से, नहीं, ये बात सही है कि वो कई बार मैं देखता हूँ कि इमरजेंसी, नाजी, फासिज्म, इन शब्दों का प्रयोग बड़े हल्के तरीके से किया जाता है, तो वो मुझे दुख होता है कि यार नहीं, ये मैं मानता हूँ, आप बोलिए, क्रिटिसाइज कीजिए, जो गलत है गलत बोलिए। मैं कब कहता हूँ कि आज दंगों में भी कहता हूँ कि आप लिखते हो ना कि 60 लोग मरे, या खालिस्तान, उस समय मैं देखता था, करता था कि खालिस्तानी खबरें आती थी कि 5 मरे, तो कोई खबर सिंगल कॉलम भी नहीं लगाता था, हम नवा टाइम्स में होते। तो मैंने कहा आपको पता ही नहीं, 60 और 5 नंबर नहीं है, एक आदमी भी जिस घर का मर रहा है उसकी तकलीफ को समझेंगे तब वो खबर जी समझ आएगी कि कितने लोग मर रहे हैं या नहीं मर रहे। आज भी हम लोग ऐसे ही करते हैं, खबरों को नंबर काउंट जो है उस पर काम, हम इम्यून हो गए। और उससे आप जो जिनको पढ़ा रहे हैं, जिनको दिखा रहे हैं, वो भी उसकी तकलीफ को नहीं समझ रहे ना। हाँ, वो उनकी भी इम्यूनिटी उस तरह से अलग हो रही है, क्योंकि उनके लिए जर्नलिज्म सेंसिटिविटी है, नंबर नहीं है ना, सेंसिटिविटी नहीं रह गई। ये होता है। तो अब इमरजेंसी पे जब चर्चा होती है, तो चूंकि वो राजनीतिक विषय एक तरह से हो गया है, तो उसकी जो मानवीय त्रासदी थी वो नहीं समझते वो लोग नहीं समझते। मैं इसको यूँ देख रहा हूँ ना कि अभी आप हंसते हुए ये सब बात बता रहे थे, लेकिन जब संतोषी माता के मंदिर में गुड़ और चने की बात कर रहे थे तो आपकी आंखें दूसरी तरह की थी, हंसते हुए भी नम थी। तो वो तकलीफ को समझना ही इमरजेंसी को समझना होता है। मतलब नंबर्स पर मैं चर्चा करता हूँ, और ये विजय, मैं सोचता हूँ कि ये तो मैं बहुत छोटा उस जबकि उस समय तो उम्र भी नहीं थी, उम्र नहीं थी, और बहुत उस पूरे आंदोलन का एक परिवार का एक छोटा बच्चा
लाखों परिवार थे, लाखों परिवार थे, ठीक है ना। और बहुत सारे परिवारों का जीना खाना पीना सब चला गया, क्योंकि जो सब चला फैमिली गया। मेंबर हैं, जो कमाने वाले मेंबर हैं, वो जेल में हैं 10 महीने 12 महीने 15 चला महीने, तो वो सब कुछ चला गया। हमारा घर जो लूटा गया लखनऊ वाला, उसमें रैंसैक किया, लूटा, सब कुछ चला गया, और जो बचा कुछ सामान था वो छोटे से आंगन में लगा करके उसमें आग लगा दी गई, तो उसका धुआं काला जो भी था। तो इमरजेंसी के बाद में जब हम उसमें शिफ्ट हुए हैं तो दोबारा छतें बहुत लौटे। समय तक दीवारें काली थी उसकी। मेरे पास में जब कोई खिलौने नहीं बचे थे, खिलौने तक भी सब वो जला दिए गए, माता पिता के कोई कागज़ नहीं बचे थे। और इंसिडेंटली जब बहुत सालों बाद मैं जब भारत से विदेश में दुबई अब रहता हूँ, आप जानते हैं, तो माता पिता को वहाँ पे बुलाने की मेरी बड़ी इच्छा थी, तो वह पासपोर्ट बनाया जाए, तो पेपर्स ही नहीं थे। कागज़ नहीं थे, कागज़ ही नहीं थे। फिर वो अब पिताजी 50 के दशक 60 के दशक में, ये लोग उस समय तक का तो कंप्यूटराइजेशन भी नहीं था, तो पेपर ना डिग्री ना कोई चीज़ में कुछ कैसे निकाले, क्या करें। 2 बार फॉर्म भरा, दोनों बार रिजेक्ट होके पासपोर्ट के लिए वापस। फिर समझ में नहीं आया कि करें तो क्या करें। बोले कि कहीं से कोई तो कागज़ ला के दीजिए। देखो भाई, कागज़ नहीं है, ये मुद्दा यही नहीं है कि हम कागज़ नहीं दिखाएंगे, कागज़ है ही नहीं, हम क्या कागज़ कहाँ से दिखाएंगे। फिर उन्होंने हमको बोला कि देखिए एक ही उपाय है, आपको ये एक तरह से एफिडेविट देना होगा कि ये लोग निरक्षर हैं और ये अंगूठा छाप हैं, ये इसलिए इनके पास में कुछ है नहीं, आप उस तरीके, तो एक वो कैटेगरी होती है। तो फिलहाल मैंने कहा अम्मा बाबू जी को, अब ये भी कितनी बड़ी तकलीफ वाली। हमने कहा देखिए ऐसा है। अब उस समय तक वो तो हंसने लगे, कहे कि बचा क्या है इस चीज़ों में, कोई मायने बताओ नहीं, कहाँ अंगूठा लगाना कोई है, मायने नहीं, कोई मायने नहीं है, अंगूठा कहाँ लगाना है बताओ। तो अंगूठा लगा करके दोनों मास्टर्स किए हुए लोगों को हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, अनपढ़ सिद्ध करके फिर मैं ले गया विदेश अपने पास में। तो हाँ, तो ये चीज़ें हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इमरजेंसी में बहुत लोगों ने बहुत कुछ सहा। जैसे मैंने भी बताया कि वो एक जो थे, मैं उनका नाम नहीं जानता बिल्कुल भी, लेकिन उनकी कराहना, वो 50 साल बाद वो तकलीफ आपको चेहरे दिमाग में है, दिमाग में जहन में बसी है। अब उस व्यक्ति का क्या हुआ होगा मैं नहीं जानता हूँ कि वो तो निकला होगा वापस, कोई ना तो मंत्री बना होगा वो कार्यकर्ता, ना कोई मुख्यमंत्री बना होगा, नहीं बना होगा ना। और उसके जैसे लाखों लोग होंगे जिनके साथ में कितनी त्रासदी हुई, घर ऊपर लाखों लोग तो 50 साल में मंत्री नहीं बने, आज लाखों लोग भी 50 साल में भी नहीं बने ना। तो उन लोगों का एप्रिसिएशन क्या है, वो तो यज्ञ की आहुति है, निकल गए, मतलब स्वाहा हो गए। तो ये जो लोकतंत्र है जिसे हम इतना चेरिश करते हैं और जिसको हम बहुत सहजता से मुझे लगता है कि टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। टेकन फॉर ग्रांटेड इसलिए लेते हैं क्योंकि हमने वो नहीं सहा ना जी, उसमें हमने उसको नहीं सहा, इसलिए टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। कि मुझे याद है मेरे फादर मतलब उस समय सस्पेंड रहे, रेलवे में थे, तो 15 महीने 18 महीने, और वही ऐसे ही अंडरग्राउंड होकर भागते रहे। खैर, आपके पिताजी की बात करते हैं कि यादव राव जी की, उनका संघ से भी बहुत संबंध रहा, इमरजेंसी से भी संबंध रहा, कैसे आप उसको देखते हैं? और नाना जी के साथ भी आपका एक बड़ा संबंध रहा है, परिवार जैसा, नाना जी देशमुख के साथ। कैसे आप देखते हैं यादव जी को संघ के साथ जो रिलेशन, और आज अभी तो हमारे मोहन भागवत जी की व्याख्यानमाला अभी दिल्ली में ख़त्म हुई है, कितना कुछ आप देखते हैं उस समय की जो संघ की व्यवस्था थी, उनकी भूमिका थी, समाज में संघ की भूमिका थी, और ये बार बार कहा जाना कि संघ ने तो इंदिरा गांधी का साथ दिया था इमरजेंसी में, ये भी बात होती है जी, ठीक है। और आजकल तो बहुत सारे लोग बाला साहब की चिट्ठियाँ लेकर भी घूमते रहते हैं। बहुत ज़्यादा साथ दिया था, इसीलिए जेल में रहना पड़ा था, इसीलिए घर चलाया गया, इतना साथ दिया हम लोगों ने। पिताजी हमारे 6 भाई थे, 6 भाई में से 5 प्रचारक निकले थे, फर्स्ट जनरेशन प्रचारक। और ये बात 30s और 40s की, फर्स्ट जनरेशन, क्योंकि 1925 में शुरू हुआ। तो पिताजी पहले प्रचारक बने मिर्ज़ापुर, उनके उसमें थे, जिला प्रचारक बने थे। और बहुत ऑब्वियसली हाई स्कूल से निकलते निकलते उनका हो गया था और संघ में संसद हो गए थे, और BHU में पढ़ते पढ़ते प्रचारक हो गए थे।
वो जीवन उन लोगों का मैंने जिस तरीके से देखा, उसमें केवल एक ही चीज़ आती है कि अपने लिए जिए ही नहीं वो लोग, वो अलग ही मिट्टी के बने थे और उसमें कुछ अच्छा करें ये तो भाव था। सबसे खास चीज़ मुझे उस पीढ़ी की ये लगती है विजय जी कि जो अच्छा किया उसके एवज में कोई अपेक्षा नहीं किसी भी ये तरीके की। महत्वपूर्ण बात है। ये बड़ा विचित्र था, मतलब किसी भी तरीके की कोई इसीलिए अपेक्षा, आपने जब कहा ना विशियसनेस नहीं थी, वो इसलिए क्योंकि अपेक्षा ही नहीं रही। अपेक्षा ही नहीं थी, कोई अपेक्षा नहीं किसी भी तरीके की, मतलब कर दिया, कर दिया। चरैवेती करते जाओ, अच्छा जो है करते जाओ करते जाओ करते जाओ और लोगों का नेटवर्क बनाते जाओ, जोड़ते जाओ। जेल की बात हो रही थी, जेल में जितने लोग साथ में आए, या बड़ी विचित्र बात बताएं, जेलर से लेकर के जो उनको पकड़ के ले गया वो भी पारिवारिक रूप से इतना इन्वॉल्व कि इमरजेंसी खत्म होने के बाद में घर में आना, सुख दुख में शामिल होना। ये कौन है कि यही तो हमको गिरफ्तार करके ले गए थे जो अपना भी रोना रोने के लिए हमारे पास में आते हैं। तो ये उस तरीके के की पीढ़ी थी और मुझे लगता है कि वो मिट्टी भी अलग थी, परिस्थितियां भी उनकी अलग थीं। आज़ादी के बाद में जो उन लोगों की यात्रा रही, पिताजी पब्लिशर थे पहले, 5 जन इनके जो उनको संघ से दायित्व दिया गया था। अटल जी संपादक हुआ करते थे, फिर अटल जी को राजनीति में भेजने का जब हुआ तो पिताजी को संपादकीय की जिम्मेदारी। अटल जी पहले 5 जन के संपादक रहे हैं। जी, अटल जी सब पहले संपादक 5 जन के थे। तो ये लोग एक ही साथ ही एक ही कमरे में सब रहते थे, साइकिल से आना रहते थे। और तो अटल जी से तो आपका भी तो रहा परिवार बचपन से ही, मतलब वो रहना बैठना वो हर तरीके का रहा, किस्से कहानी, वो तो तमाम मित्रवत एक दूसरे की बातें उधेड़ भी देते थे तो वो एक अलग ही था। अटल जी को पिक्चर देखने का बहुत शौक था। और लोग सामान्यतः थोड़ी गलत ये जानकारी रखते हैं कि अटल जी ने पहला चुनाव 57 में लड़ा। नहीं, ऐसा नहीं है। पहला चुनाव 53 का उपचुनाव, 53 का बाई इलेक्शन लखनऊ का लड़ा था और वो हार गए थे। तो हारने के बाद में वही उसी जिस घर में बाद में हम जो इमरजेंसी के बाद में रहे, उसी घर में उसी की बात थी। तो पिताजी को बोले, विजय लक्ष्मी पंडित का हाँ जी एग्जैक्टली, वो चली गई थी यूनाइटेड नेशंस, तो उपचुनाव करना पड़ा था, उसके कारण उस उपचुनाव में अटल जी हारे। हारने के बाद मूड बड़ा ख़राब हो गया उनका। बोले एक पिक्चर देखने चलते हैं, मूड बहुत ख़राब है। तो पिताजी ने बोला कि हम नहीं जाएंगे, एक तो इतना थके हैं, ऊपर से साइकिल में बैठा के लेके जाएंगे, तो नहीं चलो। तो फिर दोनों के बीच में समझौता ये हुआ था कि एक साइड से साइकिल एक चलाएगा, एक साइड से दूसरा चलाएगा। उसे पिताजी ने कहा कि हमने शर्त रखी कि पहले आप चलाओगे। तो लखनऊ लोकसभा के उपचुनाव के हारे हुए प्रत्याशी साइकिल पहली एक साइड से पहली शर्त में वो चलाते हुए गए, दूसरी साइड से पिताजी चलाते हुए लाए। गम तलक करने के लिए इन लोगों ने पिक्चर देखी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद वो बैजू बावरा थी उस समय जो रिलीज़ हुई थी। और उन लोगों की मित्रता उतनी ही सहज अंतिम समय तक बनी रही। उसमें उनका मिलना कोई आवश्यक नहीं था, कोई और काम कोई आवश्यक नहीं, काम का कोई सवाल ही नहीं। जो खराब लगे या कुछ है तो वो हस्तलिखित पत्र एक छोटे से उसमें नोट की तरह से वो उनका जाता था। कोई प्रधानमंत्री हो गए हैं तो भी इसका कोई लेना देना नहीं था। मिलना आवश्यक कतई नहीं था। ये भी और विचित्र था उसमें। कहीं ना कहीं आमना सामना हो गया तो हो गया, अच्छा है। और इस हद तक प्रोटेक्शनरिज्म था एक दूसरे के लिए कि 99 में जब मेरा विवाह हुआ तो लखनऊ में अटल जी आए लखनऊ। पिताजी ने उनको मना किया, आप शादी की जगह पे नहीं आएंगे, आपके आने से लोगों को बहुत असुविधा होती है, प्राइम मिनिस्टर जाम लगता है जी। आप जितनी देर रहेंगे उतनी देर बाकी सारे अतिथियों को असुविधा होगी, आप कतई नहीं आएंगे, आप वहीं रहिए, हम बच्चों को लेकर के आशीर्वाद दिलाने के लिए लेके आएंगे। तो शादी के बाद में मुझे रखो
राजभवन में रुके हुए थे। उस समय कुछ आँख की उनकी कुछ थोड़ा माइनर ऑपरेशन हुआ था या क्या हुआ था, तो हम गए। पता नहीं कहाँ से वो जो भी ओएसडी था उसने केवल ये रिक्वेस्ट कर दी पिताजी को कि सर फ्लैश वाला कैमरा मत कीजिएगा, आँख में तकलीफ़ हो रही है अभी। तो वो डॉक्टर ने, तो उन्होंने उसको देखा, तो कैमरा लेके कौन आया है, कैमरा कौन लाना है, किसी को कोई कैमरा लाया है क्या? हाँ। तो उन्हीं के यहाँ के जो खड़े थे, जो कैमरा सामान्यतः एक होता है, हाँ, स्टाफ, आप अंदर नहीं आएंगे, हम यहाँ फोटो खिंचवाने के लिए नहीं आए हैं। तो हम गए, आशीर्वाद लिया। तो ये एक क्लासिकल तथ्य है कि मेरे विवाह में देश के प्रधानमंत्री आए थे, लेकिन मेरी उनके साथ में, मेरी पत्नी की उनके साथ में कोई फोटो नहीं है। नहीं मानेंगे नहीं हम तो शादी ना करें तो भी फोटो खिंचवाने चले जाते हैं प्रधानमंत्री जी के साथ। तो नहीं है वो फोटो। मैं एक मित्र का किस्सा सुनाता हूँ। प्रधानमंत्री जी से मिल रहे थे तो बात हो रही थी, तो उनका आज मेरी बर्थडे है, तो प्रधानमंत्री जी ने प्यार किया, वाजपेयी जी का ही जिक्र मैं कर रहा हूँ, तो उन्होंने बहुत प्यार किया और बोले मिठाई लाइए, ये कर लिया। तो बाहर निकले और फोटो वोटो हो गई, सब हो गई। मैंने बाहर आके, वो भी मेरे मित्र हैं, पुराने मित्र हैं, मैंने कहा आज तुम्हारा जन्मदिन है, मुझे तो याद नहीं पहले। तब वो बोले नहीं आज नहीं है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के साथ आज थे ना, तो इसलिए ये जिस दिन प्राइम मिनिस्टर से मिलो उस दिन बर्थडे। तो ये कंट्रास्ट, ये आपने सही चीज बताई। तो अब वैसे तो मैं मान लेता हूँ, आप कह रहे हो तो झूठी नहीं बोल रहा। लेकिन हमारे साथ में ये सुविधा पिताजी ने दी नहीं है हमको। लेकिन हाँ, वो उसी तरीके के उन लोगों का वो रिश्ता होता है, वो रिश्ता होता है। और वो मेरे ख्याल से मित्रता भी असली वही होती है रहे। और पांचजन फिर इतने सालों तक पिताजी ने संपादित किया, इमरजेंसी तक। इमरजेंसी के बाद में दीनदयाल शोध संस्थान का कार्यक्रम शुरू हुआ। हाँ, वो भी महत्वपूर्ण है, दीनदयाल शोध संस्थान। नाना जी ने चूंकि जेपी को ये बोला था कि हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते, फिर जेपी के ही आग्रह पे वो चुनाव लड़े बलरामपुर से, और ये भी बोल दिया कि मैं 60 पे संन्यास ले लूँगा, इस चीज़ से मुझे इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए 60 वर्ष का, बहुत विवादित बातें याद दिला रहे हैं मुझे। इस पर मैं चर्चा करूंगा मैं अभी 60 पर। ओरिजिनल बातें नहीं कर रहा हूँ, विवाद बाद में हुए, ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा। तो इमरजेंसी के बाद में फिर वो दीनदयाल शोध संस्थान के काम में लग गए। फिर आजीवन उसी में जन्म के अंतिम समय तक जो है वो उसी काम में लगे रहे। नाना जी स्वप्नदृष्टा थे, राष्ट्रऋषि कहते हैं। पिताजी को समाज शिल्पी लोग कहते थे, क्योंकि स्वप्न तो है लेकिन उसको ठोक करके मूर्त रूप देना ये पिताजी का काम था। तो वो और प्रोफेसर देवेंद्र स्वरूप अग्रवाल जी, मतलब एक लिखने पढ़ने वाली साइड में वो, और काम और कार्यकर्ता वाली साइड में पिताजी के साथ भी मैं रहा। देवेंद्र जी भी अलग। अरे मैं तो उनको मामा जी कहता था, मतलब रिश्ते में मतलब मामा ही लगते थे, और बड़ा पारिवारिक घनिष्ठता वाला संबंध। और उनके साथ भी बैठ के इतना कुछ सीखने वाला, वो तो चलती फिरती लाइब्रेरी थे, अद्भुत। लेकिन देवेंद्र जी को और आपके फादर को, यादव जी को याद करें तो एक बात कॉमन है कि साफ गोई बहुत थी, बहुत ज़बरदस्त। और आरएसएस में भी जो बात साफ तरीके से कहनी थी वो दोनों लोगों की आदत में रहा। दोनों की आदत भी रही। दोनों लोगों ने बहुत सारे लोगों को बहुत समय पे असहज भी किया। क्योंकि देवेंद्र जी को मैं जानता हूँ, उन्होंने भी बहुत जी बिल्कुल बिल्कुल। एक असहजता का तो वो तो मतलब मैं उस चीज़ का चश्मदीद गवाह रहा। मतलब एक तरह से लखनऊ में प्रतिनिधि सभा की बैठक थी, और बाबा साहेब देवरस बहुत अस्वस्थ चल रहे थे। पिताजी इस बात को कई बार भुनभुना चुके थे घर के अंदर, इतना स्वास्थ्य इनका खराब है, इतना स्वास्थ्य खराब है, लोगों की कैसे अपेक्षा होती है कि ये प्रवास करें। और उस समय तक दरअसल संघ में इस बात की कोई वो नहीं थी कि सरसंघ चालक नाम के जीव ये आमरण ही होंगे। हाँ, यही होता। और उस प्रतिनिधि सभा की बैठक में पिताजी ने ये प्रश्न उठा दिया कि सरसंघ चालक अगर प्रवास करने की स्थिति में नहीं है तो क्यों जरूरी, तो उनको इतना टॉर्चर क्यों किया जाए, और ऐसे में नई व्यवस्था देखनी चाहिए। मतलब सरसंघ चालक के लिए बवाल मतलब कोई सोच भी नहीं सकता इस सवाल को। सवाल सोचना दूर, मतलब वो तो आप जानते हैं संघ के अनुशासन के अंदर, उसके अंदर वो बात बोलना ही अपने आप में महापाप के समान जैसा। लेकिन बोल दिया। उस समय तो वहाँ गड़बड़ होता रहा। शाम को घर में लोगों का तांता लगा हुआ था
केवल ये कहने के लिए कि आपने यादव जी जो बात बोली मन में मेरे यही दबा थी, लेकिन कम से कम आपने बोल दी। बोलने की हिम्मत नहीं। और तभी उसके बाद में उन्होंने फिर दिया रज्जू भैया के लिए रज्जू भैया जी बोला, को जिम्मेदार। उनके लिए बोला, और तब ये परिपाटी बनी कि अगर सरसंघ चालक प्रवास करने की स्थिति में अगर स्वास्थ्य खराब होता है तो छोड़ना चाहिए, तो वो छोड़ेंगे, और जब तक प्रवास करते हैं तब तक चलता तब तक चलेंगे। इसीलिए भागवत जी ने बहुत साफ बोला कि अभी मेरा शरीर चल रहा है तो लोग इस बात की उम्मीद न रखें कोई उसकी परिपाटी केवल स्वास्थ्य और प्रवास से ही जुड़ी हुई है। लेकिन हाँ, वो उस तरह के बोलने, मतलब जिसे आप कहें कि असहज कर देने की हद तक ईमानदारी से और जो बात सही है वो बोल देने की उनके अंदर वैसा उनका स्वभाव भी था। इस सरसंघ चालक के लिए ऐसा बोल देना, मतलब ये तो बहुत ऊपर के लेवल की बात है। उससे नीचे पर भी आज कोई नहीं बोलता, आजकल नहीं बोलता। तो आजकल इमरजेंसी है या आदत नहीं है लोगों की? अब कठिन सवाल आपने कर दिया है मुझे लगता है कि आदत से ज़्यादा इच्छा शायद नहीं है। इच्छा शक्ति का थोड़ा सा अभाव। अभाव अब लगता है, क्योंकि जो एक लाइन पहले बोली थी ना कि उस पीढ़ी में अपेक्षा नहीं थी किसी भी किस्म की, ये कुछ करते इम्पोर्टेंट बात समय। है। तो आज अपेक्षा रहती है, आजकल अपेक्षाएं हैं, इसलिए तो वो इसलिए सब नाप तोल कर बोला जाता है। शब्दों का नपातुला होना आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। नाना जी का आप जिक्र कर रहे थे, चित्रकूट भी मैं गया था। वाजपेयी जी से मेरे बहुत लंबा संपर्क रहा। वाजपेयी जी की बात याद आती है कि जब जनता पार्टी टूटी ये 80s में और ये बनी, बीजेपी बनी, तो नाना जी चले गए थे और वाजपेयी जी इस बात पे काफ़ी नाराज़ थे कि भाई नाना जी तो इस मामले में लगे हुए थे, आगे थे लड़ाई लड़ने में, और फिर वो क्यों चले गए। ये वाजपेयी जी ने मुझे कहा था, मतलब इस बात की जिक्र कोई चर्चा में उन्होंने कहा था। क्या कारण आपको लगता है ऐसा कि ऐसा रहा? कोई विशेष कारण था? आप तो जानते होंगे। नहीं, मुझे लगता है कि चूंकि 77 के समय से ही वो एक प्री डिसाइडेड उनका वो था, मैं जितना समझ पाता हूँ। क्योंकि देखिए, घर के अंदर बातचीत में, तमाम चीज़ों में जब थोड़ा बड़ा भी हो गया तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आने लगी। पूछताछ में मैं कई बार पूछ भी लेता था, नाना जी से भी कई चीज़ें मैं पूछ लेता था। मतलब मुझे कभी उनसे ये नहीं रहा कि ये नहीं पूछ सकता हूँ, मैं बहुत विचित्र तमाम चीज़ें पूछ लेता था। लेकिन मुझे इतना समझ में आया कि शायद वो कन्विक्शन उनका 60 वर्ष का जो था वो बहुत तगड़ा था। वो उसमें तमाम, मैं सुनता हूँ अब जैसे बातचीत में, फलाना मंत्रालय नहीं दिया गया था इसलिए वो नाराज थे, और ये नहीं था। नहीं, वो नाना जी तो मेरे ख्याल से उस चरित्र के लोगों में से नहीं थे। था। और मतलब जिन लोगों ने जो काम किया है उसमें, हाँ, नहीं था वो, क्योंकि मूलतः उस तरीके के व्यक्ति नहीं थे। जो व्यक्ति चुनाव लड़ने के पहले आपको ये बोले कि मैं 2 ही साल रहूँगा MP क्योंकि 60 साल का हो जाऊँगा, तो उसके बाद में JP को बोल के छोड़े, और वापस उसी बलरामपुर में, क्योंकि उन्होंने कहा कि देखिए हम यहाँ के सांसद थे और हमने बीच में छोड़ा तो मेरी जिम्मेदारी बनती है, इसलिए पहला प्रोजेक्ट भी गोंडा में ही लगाया। गोंडा में किया। जयप्रभा ग्राम, वो जयप्रकाश नारायण उनकी पत्नी प्रभा जी के नाम पर किया, मिला करके जयप्रभा ग्राम बनाया। तो मुझे लगता नहीं कि उसमें कोई और कारण उसमें ढूंढने लायक अगर हो भी तो कम से कम मेरी नॉलेज में या मुझसे शेयर, मुझे उस क्या आपको लगता है कि जो गोंडा में जो काम किया, चित्रकूट में जो काम किया, वो संघ को बहुत पसंद नहीं आया या संघ की सहमति नहीं थी, ऐसा था? मैं कोई कुरेदने की नहीं, मैं जानकारी के तौर पे चाहता हूँ, क्योंकि 2 बातें मुझे याद आती है, नाना जी की ये बात और दूसरा कन्याकुमारी की बात जी, तो रानाडे जी की। जी। तो दोनों बातें में मुझे जो जानकारी मिली कि संघ की सहमति उस तरह से नहीं थी, बल्कि गुरुजी ने तो रानाडे जी पर उस समय थोड़ी सी नाराज़गी भी जाहिर की थी। हालांकि शुरू में तो संघ का ही कार्यक्रम था, विवेकानंद आश्रम का, फिर इंदिरा जी ने जिस तरह से उसको लिया और रानाडे जी ने जो किया, तो क्या ऐसी कैसी स्थिति चित्रकूट में भी रही? बहुत अच्छा आपने सवाल किया, क्योंकि शायद ये एक तरीके से कैपेसिटी और पैरेलल लंबी लाइन खींचने का मसला था। नाना जी हों चाहे रानाडे जी हों, दोनों लोगों का वैयक्तिक रूप से किसी भी काम को हाथ में लेकर के आगे ले जाने का जो तरीका था, वो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो एकला चोलोरे का था, लेकिन
वो पूरा करने का नॉर्मल उससे अलहदा था, ये कहना चाहिए। और इन लोगों का ये कहना था कि जो भी संघ के संस्कार इनको मिले, जो काम वो करना चाहते हैं, उस काम में जो उनकी स्पीड है करने की, या वो है उसमें हर बार ठौर पे वापस आकर के उसको करने में, रिपोर्टिंग करने में उनका या तो समय और रिसोर्स जाया होते हैं, या उस बहुत स्ट्रक्चर्ड संघ की कार्य पद्धति में शायद वो उस तरीके से काम आगे नहीं बढ़ पाते। तो ये स्पीड और काम करने का तरीका, ये दो फर्क था। कन्वेंशनल संघ के काम के अंदर उस तरह से शायद नहीं आता। लेकिन इन दोनों लोगों ने अपने को अंतिम सांस तक स्वयंसेवक ही माना जी। और दोनों ही लोगों के बाद में भले ही जितनी बातें कही जाती हैं संघ, लेकिन संघ के जितने बड़े लोग थे जो समझते थे, जिनको समझ में आता था कि ये लंबी लाइन खींच रहे हैं, उन्होंने हमेशा उनको उस बात का फ्री हैंड दिया। ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं था जिसको संघ के हिसाब से नानाजी ने अगर करना चाहा और उस समय के सरसंघचालक या जो भी बड़े अधिकारी हों वो उसमें ना आए हों, ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ, कार्य पद्धति जिसे कहते हैं वो अलग थी दोनों की, और एक कॉमन हिस्सा दोनों में था, रानाडी जी में और एक नानाजी ने में भी, कि वो अपने काम के लिए अपने विरोधी से विरोधी व्यक्ति को भी जाकर के मना लेते थे। अब ये विलक्षण प्रतिभा दोनों में थी। देखिए, ये सामान्य रूप से सबके अंदर उस तरीके की प्रतिभा नहीं होती। अब रानाडी जी की बात कीजिए, रानाडी जी को विवेकानंद केंद्र करना था, तो वो उसके लिए सबसे पहले कम्युनिस्ट और पश्चिम बंगाल के विपक्षी सांसदों के पास में गए कि स्वामी विवेकानंद तो पश्चिम बंगाल की वो हैं, और कैबिनेट के अंदर बंगाल के कांग्रेस सांसदों ने उसका समर्थन किया। इंदिरा जी अब जानते हैं उस कार्यक्रम में। तो कई बार हो सकता है कि कुछ शायद उस समय संघ के कुछ बड़े लोगों को लगा हो कि ये तो क्या है, ये उन लोगों को भी ले आ रहे हैं जो हमारे विरोधी रहे हैं या जो हमको परेशान करते हैं, शायद कुछ कर रहा हो, मैं नहीं कह सकता। लेकिन इन लोगों ने बड़ी लंबी लाइन खींची। नानाजी के साथ में भी यही बात थी। नानाजी तो बल्कि विशुद्ध रूप से राजनीति में थे, रानाडी जी तो राजनीति में भी नहीं थे, राजनीति में भी नहीं थे। नानाजी तो राजनीति के अंदर पूरी तरह से रही पूरी तरह से। हाँ। लेकिन बावजूद उसके जिस दिन उन्होंने दीनदयाल शोध संस्थान का कार्यक्रम शुरू किया, उस दिन के बाद से सारे पक्ष विपक्ष जितने भी लोग थे, हर समय, अब आपने अभी चित्रकूट का नाम लिया, चित्रकूट में जब ये JRD कैंपस का उद्घाटन था, वो अंतुले साहब केंद्रीय मंत्री थे, उनके हाथों से वो आए। तो कांग्रेस के हों चाहे कोई भी हों, सारे लोग आते थे हर कार्यक्रम में, क्योंकि वो नानाजी के काम को देखते थे कि नहीं, ये काम समाज का काम है, इस काम में कोई पार्टीजान नहीं है, ये संघ के हो सकते हैं, इनका अपना तरीका या एक आइडियोलॉजी हो सकती है, लेकिन समाज के लिए जो कर रहे हैं उसमें कोई विरोधाभास तो नहीं है। इसलिए वो लोग खड़े हुए। मुलायम सिंह जी ने तो अपने समाजवादी योजना सभा की बैठक कर ली वहाँ कैंपस में जाकर के कि नानाजी का उद्बोधन कराना है। देखिए, वो पीढ़ी बड़ी अलग थी। मेरा बहुत स्पष्ट मानना है, आज के पीढ़ी को ये समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लोहिया जी, अब कोई ये बोले कि नानाजी के आग्रह पे भारतीय जनसंघ के कालीकट अधिवेशन में मुख्य उद्बोधन देने के लिए लोहिया जी गए, ये तो वैसी बात हो गई ना कि अमित शाह जो हैं वो बोले कि भाजपा कार्यकर्ताओं का हम सम्मेलन बुला रहे हैं और प्रकाश कारट जी आप आके भाषण दीजिए। तो पहली बात तो ये इतनी हिम्मत दिखाएं, दूसरी बात प्रकाश कारट के अंदर इतनी हिम्मत हो कि नहीं, मैं जाऊंगा और मैं भाषण दूंगा। कोई कल्पना कर सकता है क्या? अकल्पनीय है ये आज की तारीख में। लेकिन उस समय था, लोहिया जी गए, मुख्य उद्बोधन दिया का ये है। और लोहिया जी रामायण मिला करते थे, आज तो समाजवादी पार्टी में राम का नाम लेना मुश्किल हो जाए। तो इन लोगों के संबंध जो हैं, ये कई बार मुझे लगता है कि विचारधारा की लड़ाई अलग, लेकिन विचारधारा के बियॉन्ड एक दूसरे की नीयत पे कभी शक नहीं किया।
कि ये कोर पता था कि भाई ये अपने तरीके से हाँ, देश का भला गड़बड़ करना नहीं है। चाहते हैं, ये अपने तरीके से समाज का भला चाहते हैं। इंटेंशन पे किसी को शक नहीं, इंटेंशन पे शक नहीं था। आज की तारीख में इंटेंशन पे ही शक से शुरुआत होती है। शुरुआत वहां से होती है। तो संबंध कैसे बनेंगे, कहाँ से निभेंगे? सर ऐसा करते हैं, यशवंत पर तो बात ही अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन लाला जैसा हो गया, क्योंकि आपके पास जो है, और वो मैं नाना जी के और आप राणा जी के साथ नहीं जोड़ता यशवंत को, लेकिन एक यशवंत में आज भी वो सच्चाई का और हिम्मत का तत्व बचा हुआ। इसलिए मैं अभी यशवंत पर तो आया ही नहीं इस पॉडकास्ट में। 2 सवाल और हम संघ पे करते हैं, फिर आगे बात करेंगे। एक तो पिंगले जी की बात अभी रेफरेंस में आई है, क्या आपको इस बारे में जानकारी है कि पिंगले जी बहुत बड़े नेता रहे संघ में, विश्व हिंदू परिषद में? कोई कारण रहा जो उनको जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला? नहीं, मेरे उसमें बातचीत में या जानकारी में वैसा नहीं है। नहीं ये सच्चाई ये है। इसमें लेकिन आपको लगता है कि उनके पास बहुत बड़े नेता, बड़े थे, बड़े व्यक्ति थे, उनके लिए बहुत सम्मान हमेशा रहा। और अगेन मुझे लगता है कि उस पीढ़ी में इस बात को लेकर के कभी मनभेद या ये नहीं हुआ कि क्यों इसको कर मैं यूज रहे कहूँ हैं। कि मोरोपंत पिंगले जी को जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। बहुत सारे लोगों को और नहीं मिला। मतलब अगर आप ऐसे सोचें तो ठीक है। देखिए, बहुत नाम बहुत मैं गिना नाम होंगे, दूंगा। लेकिन वो अभी पिंगले जी का नाम आया, नाम इससे आगे पता इसलिए लगे। मैं चर्चा। बहुत नाम बहुत आपको गिना दूंगा नहीं, वो कि तो ऐसे लाखों लोग भी हो सकते हैं, हजारों लोग भी हो सकते हैं। हाँ। बहुत लोग हैं ऐसे। लेकिन कार्य पद्धति या करने का, अब जैसे मैं शर्त लगा के आपको कह सकता हूँ, जो भाजपा और संघ को फॉलो करने वाले भी जो पत्रकार मंडली है, जिनकी बीट है, 100 में 99 लोगों ने भिड़े जी का नाम नहीं सुना होगा। बिल्कुल नहीं सुना होगा। नहीं सुना होगा जी तो बहुत नहीं सुना होगा, नहीं सुना, मैं गारंटी कर रहा हूँ। अब वो जो जीव थे, वो तो दीनदयाल श्वसन के बाद में अध्यक्ष भी बने, नाना जी के बाद में, चूंकि बहुत क्लोजली उनको मैंने देखा। जो व्यक्ति संघ का विदेश विभाग जिसने 4-5 दशक तक देखा हूँ, और एक बार मुझे याद है कि वो हमसे बोले, तुम्हारे पास में टाइम है यशवंत, थोड़ा सा मुझे 1-2 घंटे का समय चाहिए। मैंने कहा जी बताइए क्या करना है, हम तो फारिग ही है। बोले कि वो क्या है कि बहुत सारे पुराने कागज़ पत्तर हैं, मुझे उसको क्लियर करना है, तो साथ में बैठो, देखते जाओ मुझे क्या है, मैं बताऊंगा, उसको हटा हटा देना, हाँ। हटाना जो भी है। तो मैंने उनकी अलमारी खोली, इतना गट्ठर उनके पासपोर्ट्स का निकला जो भर चुका था, ठप्पा लगा हुआ। और भिड़े जी, मतलब शब्द चित्र अगर खींचूं किसी के लिए, दुबले पतले क्षीण काय और आजीवन 2 धोती और 2 कुर्ते में, और इतना बड़ा उनका कपड़े का झोला था जिसके अंदर 1 धोती और 1 कुर्ता वो रखते थे, एक पहनते थे। भारत में वही पहनते थे, विदेश में भी वही लेकर के जाते थे। मैंने उनसे एक बार पूछा कि हाँ, ये आप ठंड में जाते हैं तो कैसे आप कपड़े, हाँ तो क्या हुआ, वहाँ पे कोई ना कोई स्वयंसेवक आता है लेने के लिए, वो गरम कुछ ले आता है, मैं पहन लेता हूँ, वापस आते समय उसको दे करके आ जाता हूँ। तो और एक साइड की पॉकेट में उनके पोस्ट कार्ड्स और कलम, इतने पोस्ट कार्ड में छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक तरीके से कैसे उसके अंदर मैक्सिमम ज़्यादा लिखा जा सके, और दिन भर में 10 पोस्ट कार्ड वो अलग अलग स्वयंसेवकों, कार्यकर्ताओं को बस लिख करके उनका था। अब भिड़े जी का इम्पैक्ट क्या था, जो लोग दर्शकों को न समझ में आ रहा हो, 2014 में मोदी जी के बनने के बाद में, मोदी जी जिस भी देश में जाते हैं वहाँ सब, और आप जब स्टेडियम भर के जनसंख्या पाते हैं, वो जो फव्वारा आपको दिखता है ना, उसका फाउंटेन वो भिड़े जी थे। फाउंटेन हेड वो है, फाउंटेन हेड वो थे, क्योंकि हजारों हजार उनके जो विदेशों में कार्यकर्ता है, जिनके परिवार के साथ में उनके संपर्क घर की तरह से। मैं जब पहली बार विदेश गया, मैं यूके का चुनाव कवर करने के लिए गया, 99 या 2000 की बात होगी, मेरी पहली विदेश यात्रा थी। आपको पता है, ज़्यादा पैसे वैसे तो कोई जेब का सवाल ही नहीं होता। और मोरी के जो संस्थापक थे
मोरी बाय द वे आपको पता है ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में एक, जी। और यूके की गैलप और मोरी, बिल्कुल, ये दो दोनों संस्थाएं संस्थाएं। मानी जाती थी। तो प्रोफेसर रॉबर्ट वॉस्टर जो हैं वो उसके संस्थापक थे। तो मैंने अपनी ओर से सहज एक चिट्ठी डाली थी कि मैं इंग्लैंड आ रहा हूँ और मेरी बहुत इच्छा है कि मैं मोरी का एग्जिट पोल इंस्टीट्यूशनल है। प्रोफेसर वॉस्टर्स जो थे वो जॉर्ज गैलप के साथ में उन्होंने अमेरिका में काम किया था और मूलतः अमेरिकी थे। बाद में Yes, उन्होंने वहाँ की नागरिकता लेकर के ब्रिटेन में उन्होंने मोरी खोला। तो जिस व्यक्ति ने शुरुआत की है एग्जिट पोल की, उनके यहाँ पे जाकर मैं एग्जिट पोल सीखूं, ऐसी समझूं। तो वो बड़े क्लासिकल पीस हैं, अभी भी हैं जीवित, अब 90 के ऊपर की उनकी आयु है। तो मेरे मेंटर्स हैं, मैं ऐसा मानता हूँ कि। तो उन्होंने 2 लाइन का जवाब दिया कि आप आ सकते हैं लेकिन कुछ मिलेगा इसकी अपेक्षा मत रखिएगा। तो उन्होंने कहा कि पता नहीं कौन है हिंदुस्तानी आदमी नौकरी खोजने चला आ रहा होगा। तो मैंने बोला कि भाई मेरे पास से उनका भी सीखने का आ गया, तो मैं जा करके महीना भर मैं देखूंगा, पूरा सीखूंगा। तो भिड़े जी को मैंने ऐसे बोला कि कहाँ जा रहे हो? मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ। अपनी कहा नाम लिखूं? तो उन्होंने मुझे कहाँ जाओगे, किस किस शहर में जाओगे कवर करने। तो जी की कैमरा टीम वहाँ पे थी और मुझे जाना भी था। उस शहर के उन्होंने मुझे नाम और फ़ोन नंबर सब बताया। तो मैं जब पहुँचा वहाँ पे, तो अब अनिल पोटा जी जीवित नहीं हैं, मैं तो अपना गार्जियन वहाँ पे उनको मानता था। लेबर फ्रेंड्स ऑफ इंडिया का कॉकस जो था सबसे बड़ा, वो उसके करता धरता थे। यशवंत, हम भिड़े जी की बात कर रहे थे और अभी तो प्रधानमंत्री जी यहाँ दुनिया में जाते हैं, वहाँ हिंदुस्तानी NRI जो हैं उनका बड़ा स्वागत करते हैं। लेकिन वो जो उसकी जो शिला पूजन है कहना चाहिए, हाँ, वो और 50 साल पहले 50 साल पहले वो शिला पूजन जो है उसका 50 साल पहले हुआ। मुझे बहुत हंसी आती है जब कई सारे हमारे पत्रकार मित्र हमको बिल्कुल ऐसे बोलते हैं, पता है कम से कम 70-80 बोइंग भर के लोग ले गए हैं गुजरात से वहाँ पे स्टेडियम भरवाने के लिए। मैं देखता हूँ यार, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन मैं बोलता भिड़े जी का नाम सुना है? वो नहीं सुना है अगर, तो तुम नहीं समझ सकते इस बात को। क्योंकि उस व्यक्ति ने एक झोले में कम से कम 100 मुल्क 50 साल तक छाने, जो भारतीय हिंदू प्रवासी थे, हिंदू प्रवासी उन सबको जोड़ने का, नेटवर्किंग और का वो वक्त काम अलग किया। था। आज तो हिंदू प्रवासी भी बहुत मजबूती से हो गए। उस जमाने में तो या तो ब्लू कॉलर या जो व्यवसायी जो गए थे उस समय शुरुआत में। अब तो 3rd जनरेशन तक भी वहाँ लोग पहुँच गए। अब तो 1st जनरेशन वाले लोग थे, वो खुद भी स्ट्रगल लगे। आप ये सोचिए, संकारी के लिए उस समय इतनी दूर तक कि जहाँ तक भारतीय गए हैं उनको जानना, पहचानना, जोड़ना, उनके साथ में नेटवर्किंग करना। अब ये उस तरीके का काम है जिसमें संघ की पीढ़ियां निपट गई, खप गई, लग गई, किसी को नहीं, नींव के पत्थर ठीक है ना। आप आज की तारीख में केवल मंदिर का कलश देख रहे हैं, और मंदिर का कलश जो सबसे ऊपर का है वो चमचमाता हुआ दिख रहा है, तो आपको लग रहा है ये रातों रात हवा में पैराड्रॉप देख रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि ये यशवंत ने बना दिया और कमाल कर दिया। और हमको पता है कि ये कहीं कमाल नहीं हुआ है, अंदर नींव के पत्थर में जो कलश तक आने की कवायद जो है वो लोग अक्सर भूल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद संघ की अपनी कार्य पद्धति में वो लोग जैसे बोला ना, अपेक्षा नहीं रखते थे पूरी पीढ़ी में, तो वो कर गए, खप गए और आगे के लिए मतलब उस तरीके। तो मैंने अपने परिवार में उस तरीके के ही लोग देखे। दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप भी रहे, पिताजी बहुत लंबे समय रहे। अभी तो भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर भी दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर है, उसमें दीनदयाल जी की मूर्ति है। लेकिन आपको लगता है कि दीनदयाल जी को कोई याद कर रहा है? मैंने एक किताब लिखी भारतीय जनता पार्टी पर, तो तब ये नया कार्यालय बना था दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर। तो मैंने लिखा, जो पूरी, माफ़ कीजिए मतलब हो सकता है आप नाराज़ हों, मैंने उसमें लिखा कि यदि दीनदयाल जी आज यहाँ आए तो शायद उन्हें एंट्री ना मिले।
बहुत मार्मिक बात आपने हो सकता है आप नाराज हो सकते हो, नहीं, लेकिन नहीं, मुझे नहीं, लगा नाराज क्योंकि बिल्कुल मैं नहीं। वहाँ पर गया हूँ वो और दीनदयाल जी को सोचना। मैं तो गया नहीं हूँ आज तक, इसलिए मैं किसी पार्टी के दफ्तर में वैसे नहीं, भी मतलब नहीं मैं गया, काम लेकिन से हाँ, ही, हाँ, जब तक अब वो पत्रकारिता के लिहाज से ज़रूरी था तब तक भले ही गया हूँ। और अब इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की बात करें, आप भिड़े साहब की बात करें, दीनदयाल जी के बारे में जानते हैं लोग नहीं ज़्यादा पार्टी नहीं में? जानता, मुझे मतलब लगता है बात कि वो केवल नाम के तौर पर जानते होंगे, उनका नाम ही नाम है, हाँ, नाम मुझे ही नाम नाम। ज़्यादा है। और मुझे या लगता है योगी जी कि ने जब मुगल सराय का नाम दीनदयाल स्टेशन कर दिया तो लोगों को लगा कि ये भी वो, मुझे लगता है कि शायद केवल इतना ही, अगर कहीं से अंत्योदय की परिकल्पना के ऊपर कभी कोई चर्चा कभी हो। कोई चर्चा ना हो लेकिन काम कर लें तो भी बहुत है, बहुत। ये है। और बाकी मुझे लग रहा है कि नाम के नाते वो इसलिए क्योंकि जब पार्टियों को अपने बड़े श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, दीनदयाल जी, इस तरीके के नाम उनको ज़रूरत पड़ती है तो उनका झाड़ इस्तेमाल पहुँच करके वो चीज़ें होती हैं, उसी तरीके से जिस तरीके से गांधी जी और नेहरू जी और पटेल जी का तो खैर नाम ही ड्रॉप कर दिया कांग्रेस ने पूरी तरीके से। तो ये एक सीमा होती है जब सत्ता की राजनीति में, जिसके बाद में ये डेकोरेटिव मटेरियल की तरह से ज़्यादा प्रयोग होते हैं, बजाय इसके कि उनके विचारों को अपने ऊपर ग्रहण किया जाए। तो कुछ समय बाद में आप कोई, अक्सर मुझे तो अभी से लगता है कि कई बार कि भाजपा के अधिकांश नेताओं के लिए दीनदयाल जी का वही महत्व है जो कांग्रेस के अधिकांश नेताओं के लिए गांधी जी का महत्व रह गया है। कितना वो आत्मसात करते हैं अपने जीवन में, जितना कांग्रेसी करते हैं आत्मसात गांधी जी को, उतना ही भाजपा के नेता करते हैं दीनदयाल जी को। शायद अब यही है उसका। हालांकि महेश शर्मा जी यहाँ पर काम कर रहे हैं अकेले अपना कुछ काम दीनदयाल हैं, और असली शक्ति भाजपा नहीं है। देखिए एक बात समझिए, संघ की असली शक्ति अपना सेवा कार्य, अपनी लाइन, और आज भी उनके जो असंख्य कार्यकर्ता स्वयंसेवक जो जमीन पे काम कर रहे हैं, संगठन की शक्ति उनकी वहीं से आती है और उनको राजनीति से इतर वो अपना काम करते रहते, संस्कार के नाते कह लें या जो भी कह लें। तो ये उनका अपना तरीका है अपनी लाइन खींचते रहने का। उसमें भी अभी भी मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं अभी भी देखता हूँ, ऐसा नहीं है ये बोलूँ कि मैं कि अब संघ में वो वाली बात नहीं रही, खत्म हो गई, नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो 100 साल नहीं चलता ना। एग्जैक्टली, खत्म हो चुका। इसको मैं ये कहता हूँ, कल परसों में प्रोग्राम कर रहा था तो मैंने कहा कि भाई 100 साल के वो संस्थान गिन लीजिए जो हिंदुस्तान में 100 साल चले हैं और आज कहाँ हैं। बहुत अच्छे अच्छे संस्थान बने, सामाजिक भी, धार्मिक भी, सब कुछ के लिए, मतलब आर्य समाज जैसे संस्थान भी हैं, कांग्रेस जैसे संस्थान भी हैं, और तमाम कम्युनिस्ट पार्टी भी है जिसको 90 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं, सोशलिस्ट हैं जो 60 ईयर्स, 90 ईयर्स, 75 ईयर्स कंप्लीट कर लिए, तो वो कहाँ पहुँच गए। और संघ दिनों दिन बढ़ता रहा है, तो उसके कोई तो कारण। और मुझे लगता है शायद संघ के ऊपर चर्चा भी विजय जी इसलिए ज़्यादा हुई है क्योंकि संघ के एक अनुषंगिक संगठन का सत्ता में विस्तार इतना हो गया है, और एक उनका या दो नेता इतने बड़े कद्दावर हो गए और अभी बहुत बड़े होके चमक गए, जिसके कारण राजनीतिक हिस्से को बहुत ज़्यादा हाईलाइट प्रोमिनेंस मिल गई। लेकिन यहाँ भी वही शिला पूजन की बात है। हाँ, लेकिन जो उनके कार्य का बाकी विस्तार है, मुझे लगता है कि वो अलग तरीके का है। और मैं नितांत राजनीतिक विश्लेषक की तरीके से देखूं तो मैं इस बात को कहने की कोशिश करता हूं कि भाई कई सारे लोग थे कांग्रेस खत्म होगी, मैं कहता हूं भाई कांग्रेस नहीं खत्म हो सकती। डिफ़ॉल्ट पार्टी इंडिया की जो सबसे खराब समय है उसका, उसमें भी 20% वोट पे, यानी हर 5वां भारतीय कांग्रेस को वोट दे रहा है। उनकी समस्या ये है कि जैसे कोई बहुत अच्छा प्रोडक्ट है लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ठप हो जाए तो संगठन गायब हो गया है। हाँ। मेरे ख्याल से भाजपा के सितारे अच्छे इसलिए हैं क्योंकि संगठन संघ के नाम पर अभी चल रहा है। अदरवाइज जो लोकसभा के बाद के जो विधानसभा चुनाव हुए जहां पे बीजेपी को कुछ नहीं मिलना था, वहां पे सारे बड़े नेता तो बैक बर्नर पे चले गए ना। हाँ। संगठन ने चुनाव लड़ा और जिताया। तो इसलिए मैंने कहा वहाँ वो भी शिला पूजन का हिस्सा है। तो ये शिला पूजन को याद रखिए, अलग तरीके से है उनका वो। और मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मेरे ख्याल से संघ के 40-50 वर्ष के प्रोजेक्ट की तरह मैं उनको देखता हूँ। ठीक है ना, उनको मैं संघ से अलग नहीं देखता। अलग नहीं है भी नहीं, प्रचारक थे, मैं भी अलग नहीं देखता। हाँ। लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ कि जब भी 50 साल पहले, 60 साल पहले उनके अंदर स्पार्क देख करके जिन लोगों ने भी उनको उठाया होगा, अगर 50 साल पहले आप मानिए कि नहीं इसके अंदर स्पार्क है, इसको आगे ले जाना है,
तो 39 साल पहले और भी लोग ढूंढे होंगे, 48 साल पहले, क्योंकि संघ में वो लगातार चलता रहता है, अनवरत कार्यक्रम है, इसीलिए उनके पास में बेंच स्ट्रेंथ है इतनी तगड़ी भाजपा के पास में। नहीं, लेकिन मोदी को संघ से अलग समझना अन्याय होगा। मोदी के साथ भी अन्याय है, संघ के साथ में तो है ही है, दोनों के साथ में अन्याय है। मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी वैसी कवायद है जिसको जिन लोगों ने सत्ता की राजनीति को 70 वर्ष से केवल एक लेंस से देखा है, वो शायद न समझ पाए। जिसने शुरुआत के 20 साल का देखा हो, जिसने कांग्रेस का संगठनात्मक इतिहास देखा हो, वो शायद रिलेट कर लेगा। लेकिन आज की पीढ़ी और पत्रकार खास तौर पर उनको नहीं क्लिक कर, वो नहीं समझ सकते कि इसके मायने क्या है, वो नहीं। लेकिन उसमें कल्ट फैक्टर को आप कुछ समझने दुविधा पैदा कर रहा है। होता है कल्ट फैक्टर की, जो जब भी इंडिविजुअलिस्टिक वो तरीके से उसका पक्ष प्लस और माइनस दोनों होगा। राजनीति में प्रेसिडेंशियल फॉर्म में आपको चेहरा आगे रखना पड़ेगा, अगर आप वैसे करेंगे तो वो उनको चल जाएगा, क्योंकि उनके लिए उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया जो उनको पता था कि ये बहुत अच्छा चलेगा। उसको उन्होंने क्रिएट किया, वो प्रोडक्ट इतना अच्छा संघ का तैयार हुआ जो आज प्रधानमंत्री बना। अपने हिस्से पे वो उस बंदे ने भाजपा को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। ये कहना गलत होगा कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का कोई योगदान नहीं, क्योंकि आज मोदी को आप इक्वेशन से हटा दीजिए तो धड़ाम से ड्रॉप नहीं, इसको ये गिर जाएगा। 2014 के इलेक्शन से पहले देखूं तो 2000, क्योंकि हम इतने समय बीजेपी को कवर किया, आपको याद होगा कि 2012-13 में इतना मैच था कि शायद समझ में नहीं आ रहा था पार्टी को कि कहाँ पहुँचे। 2009 के चेहरा तो चाहिए ना, चेहरा चाहिए था। तो पहला बड़ा चेहरा अटल बिहारी वाजपेयी जी का। उसके बाद वाजपेयी जी के चेहरे की एक लिमिटेशन थी, इसीलिए कोएलिशन की आवश्यकता भी पड़ी और चल गया। लेकिन एक बार कोएलिशन धर्मा खत्म हुआ तो खत्म हो गया। देन उसके बाद में ये हुआ कि नहीं, लंबी लाइन है, तो अगला चेहरा ये है जो पॉपुलर इमेजिनेशन को कैप्चर कर रहा है। वो पॉपुलर इमेजिनेशन को जब उसने कैप्चर कर लिया, एक तरफ आपके पास में शानदार चेहरा कैंपेन का, दूसरी तरफ शानदार संगठन की शक्ति, ये जिसे कहते हैं कि मणिकांचन संयोग आप कह लें, राजनीति सोने पे सुहागा। और उस पर से तुर्रा ये कि इनका पीक आना 100 साल के इतिहास में या 75 साल के इलेक्टोरल इतिहास में कोइंसाइड कर गया दूसरे की दुर्गति से, वो भी चेहरे से भी, दोनों फैक्टर और संगठन से दोनों फैक्टर हो गए, दोनों फैक्टर। तो एक अर्श पे एक फर्श पे तो कंट्रास्ट इतना बड़ा हो गया कि वो आज की तारीख में लगता है कि कैसे ये इतना बड़ा, लोगों को लगता है ये रातों रात कैसे हो गया। तो ये रातों रात कुछ भी नहीं होता, और होता भी नहीं है। उसके लिए आपकी जो फसल आपको दिखती है, उसके पहले की जो जुताई चल रही होती है वो कोई नहीं देखता। लोग केवल लहराती हुई फसल को देखते हैं। तो आप भी यदि सड़क से गुजरते हैं तो वो बंजर जमीन है तो आपको रजिस्टर नहीं होगी ना, जिस दिन बंजर रजिस्टर नहीं होती। और वो सबके साथ में, मेरे ख्याल से ये केवल संगठन व्यक्ति के नहीं, हर एक के साथ, लाइफ के साथ है। आपके मेरे जो आपके पत्रकारी जीवन को जिसने देखा और वो बोलेगा अरे विजय जी तो बहुत बड़े वो हो गए। अरे विजय जी ने कितना 40 साल जो नापा सड़क, वो उसका हिसाब किताब कौन करेगा? मेरे लिए ही बहुत सहज है लोगों को ये कहना, अरे इनके तो घर में संगी भरे हुए थे और वो सत्ता के कारण। अरे भाई, पहली बात तो ने कितना मुझे मेरे सरनेम का नुकसान ही हुआ है, कभी एक नए पैसे का फायदा नहीं हुआ, का भी शायद फायदा नहीं हुआ, कोई लाभ नहीं। इस शहर में सन 93 में मैं जब एक प्रोफेशनल जीवन की शुरुआत करने आया आईएमसी में अपना इंटरव्यू देने के लिए, विजय भैया, वो दिन है और आज का दिन है, मैं अभी तक अग्नि परीक्षा ही दे रहा हूँ, हर बार देता हूँ। देशमुख सरनेम है मेरा, मेरे पिताजी संघ के प्रचारक रहे, ताऊजी सब प्रचारक रहे, नानाजी देशमुख के साथ में इतना गरोपा सबका संबंध रहा। लेकिन मैं हूँ, मैं यशवंत देशमुख में यशवंत हूँ, मैं, मेरा अपना काम है, मेरी अपनी, वो कोई नहीं देखना चाहता, वो कोई नहीं करना चाहता। और कसाई जो है इस शहर की या इस सिस्टम की ऐसी है कि वो सुविधा के हिसाब से वो केवल टाइट करता है। मैं आईएमसी का जब इंटरव्यू देने आया था, 3 उसमें इंटरव्यू करने वाले लोग थे भारतीय जनसंचार संस्थान में, और सन 93 में इंटरव्यू मेरा हुआ।
बैठा मैं सामने, मेरी हिस्ट्री जियोग्राफी भले ही न पता हो, मेरे पिताजी की हिस्ट्री जियोग्राफी लेके बैठे थे। लेके बैठे। तो आपका नाम यशवंत, आपके पिताजी का नाम लिखा है यादवराव देशमुख, ये वही यादवराव देशमुख हैं जो पांचन के जी। अच्छा, तो ये बताइए 6 दिसंबर की घटना के बारे में आपकी क्या राय है? अब बताइए। ये शुरुआत मेरा यहाँ से है, इस शहर में, ठीक है ना। अब आप जो बोलेंगे जवाब देंगे आप, लेकिन आपको पता है कि आप उनके सोच में क्या आप है, उनके रडार पे आ गए हैं, आपको टाइट करने के लिए, ठीक है। भारतीय जनसंचार के संस्थान के इतिहास में इंटरव्यू में सबसे कम किसी को अंक जो मिल सकते हैं वो मैं था। उसके बावजूद मेरा एडमिशन केवल इसलिए मिला क्योंकि रिटन में सबसे ज़्यादा अंक मैं प्राप्त कर चुका था। वहाँ पे शायद वो मेरा रोल नंबर केवल था, उसमें कुछ देखना नहीं था, तो इसलिए एडमिशन मिल गया। लेकिन वहाँ उस दिन मैं तो निकला, मैंने कहा कि हो ही नहीं सकता, ये तो भाई लोग प्री डिसाइडेड है, क्योंकि जिसने मेरे नाम मेरे से पहले अगर मेरे पिताजी का ही परिचय उनको जानना है तो मुझे लेंगे नहीं। एक हमारा सहपाठी था सुनील त्रिपाठी, अब दुर्भाग्य से नहीं है वो, एक उसमें एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। रामजी त्रिपाठी हुआ करते थे लखनऊ में, आकाशवाणी के डायरेक्टर जनरल, उनका बेटा था और भारतीय इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज में बाद में अफसर बना था। एक एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई। हम लोग उसको चाचू बोलते थे क्योंकि वो उम्र दराज था, कई अटेम्प्ट के बाद में वो IIMC में पहुंच पाया था। तो IIMC में पहले दिन मैं जब पहुंचा, मैं क्लासरूम में जाके हमसे ऐसे बैठा, तो उधर से ये यशवंत राव देशमुख कौन है? मुझे लगा कोई प्रोफेसर है, मैं खड़ा हो गया, ऐसे आके देखा, शरारती बहुत था। फिर कहता रिलैक्स हो जाओ, मैं तुम्हारा बैचमेट हूँ, तुम्हारा टीचर नहीं हूँ। मैंने कहा ओके। बोला कि नहीं, मैं देखना चाहता था कि ये कौन है जिसको 30 में 3 नंबर मिले रॉयल और फिर भी उसका सिलेक्शन हो गया। मैं ये देखना चाहता था। तो वहाँ से जो जर्नी शुरू हुई, मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि मैं कितनी भी कोशिश करूँगा, मुझे मेरे परिवार के साथ की पृष्ठभूमि से ही नापा जाएगा, उससे निकल नहीं सकता, उससे मैं निकल नहीं सकता। तो बजाय इसके कि मैं निकलने की कोशिश करूं, मैं उसे आत्मसात करूं। आई शुड वियर इट। और मुझे गर्व है अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि पर, वो अपने उनका पिताजी का, इन लोगों का जो कोई सवाल ही नुकसान ही हुआ ना। जैसे मैंने कहा, इस शहर की, मतलब यूँ समझें 93 को तो सोच लेते हैं कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, नरसिम्हा राव, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की भी गवर्नमेंट आई। अब तो 11 और 7 18 साल मतलब भारतीय जनता पार्टी रही है उस कार्यकाल में, तो उसका फ़ायदा लोग सोचेंगे ना, यशवंत के लिए तो अब ये मौका रहा तो कि बहुत कुछ सारा सोने की खदान मिल गई उनको। लेकिन खदान तो मिली है, अभी खुदाई मैं आज तक कर रहा हूँ। सोना नहीं मिला, खदान तो मिली है, मैं खुदाई कर रहा हूँ, मैं इतना कह सकता हूँ।